नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल असा एजुकेशन में। आज के इस मेगा वन शॉट वीडियो में हम 10th क्लास की बुक संचयन के सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस के तीनों चैप्टर हैं, उनके प्रश्न उत्तर हैं। इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें, स्किप ना करें। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वन शॉट वीडियो में शामिल अध्याय कौन कौन से हैं। तो 3 अध्याय हैं। ये है हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला। हरिहर काका के लेखक हैं मिथिलेश्वर और सपनों के से दिन के हैं गुरुदयाल सिंह और टोपी शुक्ला के हैं राही मासूम रजा। तो इन सभी पाठों को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर हरिहर काका से। इसके देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। तो कथावाचक और हरिहर काका मतलब जो लेखक हैं, जिन्होंने कथा बाची है, मतलब जो ये लेखक हैं, उनका हरिहर काका का क्या संबंध है, ये आपको बताना है। और इसका क्या कारण है, ऐसा संबंध क्यों है उनके बीच में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर होगा कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जो हरिहर काका थे, लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। जैसे एक पिता होते हैं अपने बच्चे को कंधे पर घुमाते हैं, वैसे ही जो हरिहर काका थे वो लेखक को अपने कंधे पर घुमाया करते थे। तो एक पिता का अपने बच्चों के लिए जितना प्यार होता है, लेखक के अनुसार हरिहर काका का उसके लिए प्यार उससे भी अधिक था। मतलब बहुत अधिक हरिहर काका जो थे वो लेखक को पसंद करते थे। तो जब लेखक वयस्क हुए या थोड़े समझदार हुए तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ हुई। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उससे पहले हरिहर काका के गांव में किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। तो लेखक कहते हैं कि जब हरिहर काका उसके पहले दोस्त बने तो उनको ऐसा लगा जैसे हरिहर काका ने भी लेखक से दोस्ती करने के लिए इतनी लंबी उम्र तक इंतज़ार किया हो। अभी तक इन दोनों का कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं था। तो जब लेखक समझदार हुए तो हरिहर काका ही उनके दोस्त बने। तो ऐसा लगता था जैसे कि दोनों ने ही इतना लंबा इंतज़ार किया हो दोस्त बनने के लिए। तो हरिहर काका उससे कभी भी कोई बात नहीं छुपाते थे। अपने दिल की जो भी बात होती थी सारी बात लेखक को बता देते थे, उनसे खुलकर बातें किया करते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेखक और हरिहर काका का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही शरीर के क्यों लगने लगे। तो जो हरिहर काका थे उनको महंत और अपने भाई एक जैसे क्यों लगने लगे। तो आंसर हुआ कि कुछ दिनों तक तो हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका की सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। तो जब हरिहर काका अपने परिवार वालों के साथ रहने के लिए गए तो पहले क्या हुआ, शुरू में सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। तो हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था, जो बचा कुचा खाना होता था, वही परोस दिया जाता था। तो कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के ही जो रूखा सूखा खाना होता था वही परोसा जाता था, उसमें ही उनको खुश रहना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती थी या मन की स्थिति ठीक नहीं होती थी तो हरिहर काका पर मानो मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी और कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो खुद ही उठ कर लेते थे, कोई उनको उठकर कोई सामान भी नहीं देता था। तो जो महंत था वो भी हरिहर काका को यही समझाता था कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे उनको भगवान के नाम लिख दें, मतलब अपने खेत भी क्या करें, दान में दे दें। तो ऐसा करने से उन्हें क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तीनों लोकों में उनका नाम हो जाएगा। तो जब तक इस दुनिया में चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग उनको याद किया करेंगे। तो इस तरह समझाते थे। उनकी ज़मीन जायदाद है वो महंत लेना चाहता था। तो साधु संत भी उनके पाँव धोएंगे, उनका ऐसा मानना था महंत का, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है, उनके जो खेत हैं वो भगवान के नाम लिख दिए गए हैं। तो उनको वो लालच देते थे कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तुम्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे और जो साधु संत हैं वो भी तुम्हारे पैर धोएंगे। तो महंत हरिहर काका से कहते थे कि उनके हिस्से में जो 15 बीघा ज़मीन है, खेत है,
उसी के कारण जो उनके भाई हैं, उनका जो परिवार है तुमसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका ये कह दें कि वे अपने खेत हैं वो किसी और के नाम लिख रहे हैं, तो वे लोग उनसे बात करना भी बंद कर देंगे। तो इस तरह जो महंत थे वो उनको समझाते थे कि तुम्हारा जो परिवार है तुम्हारे लिए इसलिए करता है क्योंकि वो तुम्हारी ज़मीन जायदाद है वो हड़पना चाहता है। तो वो समझाते थे कि तुम्हारे जो खून के रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर तुम उनसे कह देते हो कि तुमने अपने खेत किसी और के नाम कर दिए हैं, क्योंकि उनको लालच है तुमसे। तो असल में हरिहर काका को समझ में आ गया था कि दोनों ही उनसे उनकी ज़मीन के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं। तो उनको समझ में ये आ गया था कि चाहे महंत हो चाहे उनके परिवार वाले हों, दोनों को ज़मीन का लालच है, इसीलिए वो उनसे अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, नहीं तो कोई उनको पूछता तक नहीं। इसलिए हरिहर काका को महंत और अपने जो भाई थे वो एक ही श्रेणी के लगने लगे। अब उनको लगने लगा था कि दोनों को ही लालच है और लालच इतना अधिक है कि दोनों ही क्या करना चाहते हैं, उनकी ज़मीन है, उनके खेत हैं, वो लेना चाहते हैं। इसीलिए दोनों ही उनके सगे बनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके लिए ज़रा बहुत पूछ लेते हैं। नहीं तो अगर उनके पास ज़मीन नहीं होती तो शायद दोनों में से कोई भी उनको नहीं पूछता। यही वजह है कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे, एक ही जैसे लगने लगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो ठाकुर बाड़ी के प्रति जो उनकी अपार श्रद्धा है उससे क्या पता चलता है कि उनका जो व्यवहार है वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो आंसर हुआ कि गांव के लोगों को भोला और अंधविश्वासी मनोवृत्ति का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गांव के जो लोग होते हैं बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं। तो गांव के ज़्यादातर लोगों का यह विश्वास बना होता है कि अगर उनकी जो फसल है अच्छी हुई है तो ये उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि भगवान की कृपा है। इसको भी वो भगवान की कृपा मान लेते हैं कि भगवान की इच्छा थी, भगवान की कृपा थी, इसलिए हमारी फसल अच्छी हुई। तो किसी की अगर मुकदमे में जीत हो जाती है तो उसका श्रेय भी वो भगवान को देते हैं। अगर किसी की बेटी है उसकी शादी जल्दी पक्की हो जाती है तो वो यही मानते हैं कि हमने भगवान से मन्नत मांगी थी इसीलिए ऐसा हो गया। तो अपनी खुशी से गांव के लोग भगवान को बहुत कुछ दान दे देते हैं और बहुत से लोग तो खेत का एक छोटा सा हिस्सा होता है वो भी भगवान के नाम कर देते हैं। तो इसी बात का फ़ायदा जो है वो महंत पुजारी और साधु संत लोग जो होते हैं वो उठाते हैं। उन्हें पता है कि गांव के लोग हैं काफ़ी अंधविश्वासी हैं और भोले भाले हैं, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जो ठाकुर बाड़ी के नाम पर और भगवान को भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय हलवा पूरी बनवाते हैं। तो ये जो महंत होते हैं, पुजारी हैं, साधु संत हैं, वो क्या करते हैं भगवान को भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय हलवा पूरी बनवाते हैं और अपने आप क्या होता है आराम से पड़े रहते हैं, अपना तो आराम फरमाते हैं और जो लोग होते हैं उनके सेवक होते हैं उनको सेवा करने के नाम पर पूरे दिन काम में लगाए रखते हैं। तो लोग ठाकुर बाड़ी को पवित्र, निष्कलंक और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तो ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे पता चलता है कि वो काफ़ी अंधविश्वासी हैं, बहुत भोले भाले हैं, उनको नहीं पता कि असलियत क्या है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। हालांकि हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी उनको पता है कि कौन क्या चाहता है, तो कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो आंसर हुआ कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। उनको पता है कि उनकी ज़मीन जायदाद जब तक उनके पास है तभी तक उनको आदर सत्कार मिल रहा है। तो ठाकुर बाड़ी के जो महंत हैं उनको इसलिए समझाते हैं कि जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ज़मीन है उसको ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, इससे क्या होगा तुम्हारा बहुत आदर सत्कार होगा, तुम बहुत पूजे जाओगे, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उनके जो भाई हैं उनका आदर सत्कार ज़मीन के कारण ही करते हैं, सबको लालच है। तो हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने क्या किया, अपने जीते जी जो अपनी ज़मीन थी वो किसी और के नाम लिख दी थी, लेकिन उनका जो जीवन था बाद में नरक बन गया था। जीते जी उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद थी किसी और को दे दी, फिर क्या हुआ लोगों ने उनको पूछना बंद कर दिया। अब उनके पास ना रुपया पैसा था ना कोई था जो उनको पूछता, तो उनका जो जीवन था बिल्कुल नरक बन गया था। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ये बात कि जो दुनिया है वो खाली लालची है, उनको लालच है, उनकी ज़मीन जायदाद वो लेना चाहती है।
तो जो महंत है वो भी लालची हैं और जो उनके घर वाले हैं वो भी लालची हैं। सभी लोग उनका आदर सत्कार इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी ज़मीन है, जो हरिहर काका हैं, वो उनके नाम लिखते हैं। तो अनपढ़ होते हुए जो हरिहर काका थे उनको दुनिया की बेहतर समझ थी। लोगों को देख देख कर उनको काफ़ी समझ में आ गया था कि उनको अब क्या करना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे। तो हरिहर काका को ज़बरदस्ती कौन उठा कर ले गया और उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा व्यवहार किया। तो आंसर होगा कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत के ही आदमी थे। तो उन्होंने ठाकुर बाड़ी के एक कमरे में क्या किया, हरिहर काका को बंद कर दिया, उनके हाथ और पैर बांध दिए और साथ ही साथ क्या किया, उनके मुंह में जो कपड़ा था वो ठूंस दिया ताकि वो आवाज़ ना कर सकें, शोर ना मचा सकें। तो वे लोग काका को उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए थे। तो वो लोग तो भाग गए लेकिन उन्होंने हरिहर काका को वहीं पर बांध कर रखा और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज़ों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान ज़बरदस्ती ले लिए थे। हरिहर काका ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, वो लुढ़कते हुए दरवाजे तक आ गए और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगाने लगे ताकि जो बाहर खड़े हुए उनके भाई हैं या पुलिस है वो उनको बचा ले। आपका छठा क्वेश्चन है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। तो हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, उनका क्या सोचना था कि हरिहर काका को जो अपनी ज़मीन है, अपने खेत हैं, किसको देने चाहिए और उसकी क्या वजह थी। तो आंसर होगा कि कहानी के आधार पर गांव के लोगों को ना तो महंत जी ने कुछ बताया था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ बताया था। तो गांव वालों को तो किसी ने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद भी गांव के लोग सच्चाई से खुद ब खुद परिचित हो गए थे, उनको पता चल गया था कि इनके घर में क्या चल रहा है। तो गाँव के लोग जानते थे कि हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका का ध्यान नहीं रखते हैं और इसी वजह से महंत जो है वो हरिहर काका को बहला फुसला रहा है, सुख समृद्धि का लालच देकर जो ज़मीन है ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहता है। यही वजह थी कि गांव वाले दो वर्गों में बंट गए थे। फिर तो गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत ही नहीं होता। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को क्या करना चाहिए, अपनी ज़मीन जो है भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, हरिहर काका को कभी न ख़त्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जिनकी राय ये थी कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी ज़मीन उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। तो खून के रिश्ते के बीच क्या होगा, दीवार बन सकती है अगर वो अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देते हैं। इससे भाई लोग जो हैं वो उनसे खफा हो जाएंगे, तो उनके बीच क्या होगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हें जो अपनी ज़मीन है वो अपने भाइयों को देनी चाहिए। तो वो ऐसा इसलिए भी सोचते थे क्योंकि हरिहर काका के आगे पीछे कोई नहीं था। मतलब वो काका जो थे वो विधुर थे, उनकी अपनी तो कोई संतान थी नहीं जो उनका उत्तराधिकारी बनती। तो 15 बीघे ज़मीन के कारण इन सब का लालच होना भी स्वाभाविक था। तो एक पक्ष था जो ये चाहता था कि ज़मीन जो है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दी जाए और दूसरा पक्ष ये था जो ये चाहता था कि जो ये ज़मीन है वो परिवार वालों को ही मिलनी चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य डरते हैं। जब मनुष्य अज्ञानी होता है तभी उसको मृत्यु से डर लगता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो ज्ञानी हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो बहुत ही आसानी से मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। तो आंसर होगा कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अज्ञान की ही स्थिति में अर्थात सांसारिक आसक्ति या नश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण ही जो मनुष्य होते हैं मृत्यु से डरते हैं। वो सांसारिक माया मोह में फंसे रहते हैं। जब उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो अटल है, सत्य है, मृत्यु तो सबको आनी है, जो इस धरती पर जन्म लेता है वो अवश्य ही मरेगा। तो ये जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, जीव शीर्ण हो जाता है। तो इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं। तब वे मृत्यु से घबराते नहीं, डरते नहीं हैं, बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसको वरण करते हैं। मतलब जो मृत्यु है जब आती है तो उनको डर नहीं लगता क्योंकि उनको अब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल। तो जब मनुष्य सांसारिक माया मोह में फंसा रहता है, सांसारिक आसक्ति और इस नश्वर संसार की सुख की इच्छा जब उसको रहती है,
तभी उसको मृत्यु से डर लगता है। और ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को बरकरार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो जो हरिहर काका थे उनको भी अब मौत से डर नहीं लगता था। उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनको भी पता चल गया था कि अगर उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी तो उनकी तो मौत निश्चित है। उनको तो रोज़ ही मरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ना ज़मीन होगी ना तो कोई उनको पूछेगा। और उनके पास अगर ज़मीन है तो सभी लोग उनको पूछेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। तो मृत्यु तो एक ना एक दिन आना ही है, तो क्यों ना सुख के दिन बिताए जाएं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर होगा कि आज समाज में मानवीय मूल्य और पारिवारिक जो मूल्य हैं वो धीमे धीमे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आज जो लोग हैं वो ज़्यादातर स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक कामयाब होता है उसके इतने अधिक रिश्तेदार होते हैं। तो रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। तो रिश्ते से ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो रिश्ते ही जो होते हैं दुख सुख में काम आते हैं। ये दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। तो आज कोई दिल से नहीं चाहता किसी को, बल्कि हर किसी का अपना स्वार्थ होता है। तो रिश्तों में प्यार और बंधुत्व जो है वो समाप्त हो गया है। इस कहानी में भी यदि पुलिस ना पहुंचती तो क्या होता, परिवार वाले जो काका हैं उनकी हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नज़र आता है जब महंत और उनके परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं था, बल्कि उनकी हत्या ना कर पाने का अफसोस था। तो उनको इस बात का अफसोस नहीं था कि जो काका हैं वो बच गए, बल्कि उनको इस बात का अफसोस था कि वो उनकी हत्या नहीं कर पाए। अगर वो मार देते तो उनकी जो ज़मीन है वो सारी उनके हाथ में आ जाती। ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। तो लोग आजकल रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को अहमियत देते हैं। जो जितना अधिक रईस होता है, मालदार होता है, उसके चारों तरफ उतने ही ज़्यादा लोग होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो हरिहर काका जैसा कोई व्यक्ति आपके आसपास रहता है तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे। तो आंसर होगा कि यदि हमारे पास आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई होगा तो हम उसकी सहायता निम्नलिखित तरीके से करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। फिर हम उनको समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समय अनुसार करें। तो उनके साथ अन्याय ना करें, उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। तो उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की तुम सहायता करोगे तुमको इसका अवश्य ही फल मिलेगा। तो हरिहर काका तो उनके अपने थे। इस तरह हमारे घर के आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका अपना होगा, परिवार का होगा, और उसको परिवार वाले नहीं देख रहे होंगे, तो हम उनको यही समझाएंगे कि अगर तुम इनकी सहायता करोगे तो इनका जो कुछ भी है वो तुमको अपने आप ही मिल जाएगा। और जो धूर्त लोग हैं, महंत जैसे, पुजारी जैसे, साधु जैसे, इनकी हम रिपोर्ट जो है पुलिस में करेंगे और पुलिस को बताएंगे कि इनकी आंखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है। तो ये असहाय व्यक्ति की ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। सारी सूचना हम पुलिस वालों को दे देंगे। भाइयों, महंत, साधु और पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे। हमारे घर के आसपास ऐसे लोग रहते होंगे, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा होगा, तो उनके भाइयों की या महंत है, कोई साधु है, पुजारी है, इस तरह की हरकत करेगा तो हम उसकी खबर मीडिया को देंगे ताकि उनका दुष्प्रचार हो सके। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें अपने किए की सज़ा मिल सके। साथ ही हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो हमारे घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति होगा, अगर हम ये सब काम करेंगे तो उसको न्याय मिल सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच जाती और तो उनकी क्या स्थिति होती। अपने शब्दों में लिखिए, अगर उस टाइम पे मीडिया होती तो हरिहर काका की क्या स्थिति होती। तो आंसर हुआ कि हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, सभी ने उनको धोखा दिया था, तो उससे उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वो बिल्कुल चुप रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, ना ही उत्तर देते थे। तो वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। तो लोगों को सच्चाई से अवगत कराना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के
द्वारा घर घर में जो बात है वो पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत करते। तो हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में वो जी रहे थे वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं होती। आपका दूसरा चैप्टर है सपनों के से दिन। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो यहाँ पर कहा गया है कि पाठ का कौन सा अंश ऐसा है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी भाषी के लोग, मतलब कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन जब हम आपस में व्यवहार करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या खेलते कूदते हैं तो उनकी भाषा हमें समझ में आ जाती है। तो भाषा जो है वो आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। तो आपको बताना है ये पाठ का कौन सा अंश है जहाँ से ये पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। तो आंसर होगा कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। तो यह पाठ के इस अंश से सिद्ध होता है। कौन सा अंश है? तो पाठ में कहा गया है कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान तथा हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करते थे। तो हमारे आधे से अधिक साथी कहाँ के थे? राजस्थान के थे या हरियाणा के थे। तो इसमें जो लेखक है वो बताते हैं कि उनके आधे से अधिक साथी जो थे वो राजस्थान के थे या हरियाणा के थे और मंडी में व्यापार या दुकानदारी किया करते थे। तो जब वो छोटे थे तो उनकी बोली हमें बहुत कम समझ आती थी। तो हम जब छोटे थे और वो जब बोलते थे तो हम समझ नहीं पाते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती थी। तो जब वे छोटे थे तो उनकी बोली हमें समझ में नहीं आती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना है या वो क्या कहना चाहते थे। इसलिए हमें क्या होता था, उनकी बोली सुनकर काफ़ी हंसी आती थी। लेकिन खेलते समय सभी एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। लेकिन खेलते समय जो ये भाषा थी वो आपस में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करती थी। तो जो बच्चे थे जब खेलते थे मिलकर तो उनका व्यवहार, उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक ही लगती थी। तो भाषा अलग होने से आपसी खेल कूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। तो भाषा अलग होने से जो खेल कूद है, मेल मिलाप है, मतलब हम आपस में जब खेलते हैं तो भाषा कोई भी बाधा नहीं बनती है। तो इस पाठ में भी लेखक ने बचपन की घटना को बताया है कि कोई बच्चा हरियाणा से था, कोई राजस्थान से है, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं परंतु खेलते समय सबकी भाषा सब समझ लेते थे। तो उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर नहीं आता था। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि पीटी साहब की शाबाश फ़ौज के तमगों जैसी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि जो पीटी साहब थे, मतलब जो पीटी टीचर थे, उनकी जो शाबाशी थी वो फ़ौज के तमगों जैसी क्यों लगती थी। ऐसा क्यों लगता था कि फ़ौज में कोई मेडल मिल गया उनको जब वो शाबाशी देते थे। तो आंसर होगा कि पीटी साहब प्रीतम चंद्र जो थे बहुत ज़्यादा कड़क इंसान थे, बहुत ज़्यादा कठोर थे। तो उन्हें किसी ने ना हंसते देखा था, ना किसी ने प्रशंसा करते देखा था। तो सभी छात्र उनसे बहुत ज़्यादा भयभीत रहते थे, डरे हुए रहते थे। तो वो क्या करते थे, मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे, मतलब बहुत बुरी तरह पीटते थे बच्चों को। तो छोटे छोटे बच्चे यदि जरा सा भी अनुशासन भंग करते तो वो उनको कठोर सज़ा देते थे। तो ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती ना करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते थे। तो जो ये पीटी साहब थे, जो पीटी टीचर थे, तो जो बच्चे थे कभी कभी तो गलती कर देते थे, लेकिन जब वो गलती नहीं करते थे तो ये शाबाशी भी देते थे। तो उनकी जो ये शाबाशी थी बच्चों को फ़ौज के तमगों के जीतने के समान लगती। तो उनको ऐसा लगता था कि वो फ़ौज में है और जो तमगे हैं, मतलब जो मेडल है वो उनको मिल गया हो, फ़ौज में रहते हुए उनको मेडल मिला हो, क्योंकि बहुत सख्त थे। तो जैसे कि फ़ौजी लोग होते हैं बहुत अनुशासन में रहते हैं और कोई भी गलती करते हैं तो उन्हें कठोर सज़ा भी दी जाती है। ऐसे ही इनको लगता था बच्चों को कि वो काय में है, सेना में भर्ती हो गए हैं, फ़ौज में हैं, और जो टीचर हैं वो जब उनको शाबाशी देते हैं तो उनको ऐसा लगता था कि उनको आज तो मेडल मिल गया हो, उनको आज तो तमगा मिल गया हो। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था।
नई श्रेणी मतलब अगली क्लास में जाने पर जो किताबें थी उनको मिलती थी, और जो किताबें जब मिलती थी उनको तो उनमें जो गंध आती थी उससे उनका जो बाल मन था, मतलब वो छोटे बच्चे थे तो वो क्यों उदास हो जाते थे। तो आंसर होगा कि नई श्रेणी में जाकर लेखक का बाल मन इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि उससे किताबें अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी हुई ही पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई किताबें ले सके। तो उनके जो टीचर थे वो उनको पुरानी किताबें दिलवा देते थे। तो लेखक का बालपन इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि उनको नई किताबें नहीं मिलती थी, और बच्चे थे वो नई नई किताबें लाते थे। तो उसके लिए पुरानी किताबों का प्रबंध जो हेड मास्टर साहब थे वो कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, जबकि अन्य बच्चे नई नई किताबें लेकर आते थे, नई कक्षा में नई किताबें खरीदते थे। तो लेखक का बाल मन नई कापियों तथा पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से उदास हो उठता था। अब कॉपी तो उनको नई लेनी ही होती थी, क्योंकि कॉपी तो पुरानी ले नहीं सकते थे, तो किताबें वो ले लेते थे पुरानी। तो जो पुरानी किताबें होती है उसमें एक विशेष गंध आती है, तो उससे क्या होता था उनका बाल मन जो था, वो बच्चे थे वो उदास हो जाते थे, क्योंकि वो देखते थे सारे बच्चों ने तो नई किताबें ली हुई है और उनके पास पुरानी किताबें हैं। तो नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से जो लेखक का बाल मन था वो उदास हो जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि उनको भी नई किताबें मिलनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था। तो स्काउट की जो परेड होती थी वो करते समय जो लेखक थे वो अपने आप को एक फ़ौजी के समान क्यों मानते थे। तो आंसर होगा कि लेखक गुरदयाल सिंह जो थे वो फ़ौजी बनना चाहते थे। लेखक का नाम है गुरदयाल सिंह, तो वो फ़ौजी बनना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो फ़ौजी बने। तो उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ़्ट राइट करते हुए जो फ़ौज के जवान होते हैं उनको देखा था, उनकी परेड करते हुए देखी थी। इसी वजह से स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए हुए जूते और जुराबों को पहनकर वो अपने आप को ऐसा समझते थे कि वो फ़ौजी के जवान हों। तो स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे, लेफ़्ट राइट करवाते थे, तो उनके राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक थे अपने छोटे छोटे बूटों की जो एड़ियाँ थी उनको दाएं बाएं या एकदम पीछे मोड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज़ करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फ़ौजी समझने लगते थे। तो स्काउट की जो परेड होती थी बिल्कुल ऐसी ही होती थी जैसे कि एक जो फ़ौजी होते हैं उनकी जो परेड होती है। तो तब उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो स्कूल में ना होकर, विद्यार्थी ना होकर फ़ौजी हो, जवान हो। आपका 5वां प्रश्न है कि हेड मास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। तो हेड मास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को, जो हेड मास्टर साहब थे शर्मा जी, उन्होंने पीटी साहब को, जो पीटी के टीचर थे, उनको क्यों मुअत्तल कर दिया, मतलब उनको क्यों हटा दिया उनके पद से। तो आंसर हुआ कि पीटी साहब चौथी कक्षा को फ़ारसी भी पढ़ाते थे। तो चौथी कक्षा को वो फ़ारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, बच्चे उनके द्वारा किया गया जो काम था वो करके नहीं आए, शब्द रूप रट के नहीं आए। तो इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊँची करके क्रूरतापूर्वक बहुत ही बुरी तरह से मुर्गा बनने का आदेश दिया। तो उस समय वहाँ हेड मास्टर साहब आ गए अचानक। तो यह दृश्य देखकर जो हेड मास्टर साहब थे वो तेजित हो उठे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जो पीटी साहब थे उनको मुअत्तल कर दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। तो जो लेखक थे उनको स्कूल जाना कब अच्छा लगने लगा, जबकि वो स्कूल जाना चाहते नहीं थे। तो आंसर होगा कि लेखक को उस समय के अध्यापकों की क्रूर ढंग से की जाने वाली पिटाई के कारण लगता था कि स्कूल खुशी खुशी जाने की जगह नहीं है। तो उनको लगता था कि भाई स्कूल जाते हैं, मार पिटाई होती है हमारी, तो स्कूल तो बहुत बेकार होता है। फिर भी उसे स्कूल जाना उस समय अच्छा लगता था जब पीटी मास्टर उन्हें स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। तो वो तो फ़ौजी बनना चाहते थे, जवान बनना चाहते थे, सेना में जाना चाहते थे, तो उनको उस समय बहुत अच्छा लगता था जब स्काउटिंग का अभ्यास होता था। तो पीटी मास्टर के 1 2 3 कहने पर और झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करना उन्हें अच्छा लगता था। तो स्काउट की परेड के समय पूरी वर्दी और गले में 2 रंगा रुमाल अटकाए बिना गलती के परेड करने पर पीटी मास्टर द्वारा जो उनको शाबाशी दी जाती थी उससे उनको बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था, और उनको इसी वजह से स्कूल जाना भी अच्छा लगने लगता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से
छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजना बनाया करते थे और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करते थे। छुट्टियों में जो काम मिलता है तो क्या होता है, छात्र जीवन में जब बच्चे होते हैं तो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं कि हम छुट्टियों में ये काम ऐसे कर लेंगे, ये काम ऐसे कर लेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन छुट्टियां होती हैं तो बच्चों का मन जो होता है वो खेलने में ज़्यादा लगता है। तो लेखक का भी जो मन था वो खेलने में ज़्यादा लगता था, तो वो तरह तरह की योजना बना लेते थे कि हम अपना काम ऐसे पूरा कर लेंगे। तो लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह योजनाएं बनाते थे। जैसे हिसाब, जो मैथ का काम होता था, वो उनको जो 200 सवाल दिए जाते थे छुट्टियों में करने के लिए, तो वो सोचते थे रोज़ 10 सवाल करूँगा तो 20 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन छुट्टियां हैं तो भाई काम करने में मन तो लगता नहीं था, खेल कूद में ज़्यादा मन लगता था। तो खेल कूद में वो लगे रहते थे, तो छुट्टियां भी क्या होता था, धीमे धीमे बीतने लगती थी, कम होने लगती थी। तो मास्टर जी को पिटाई का डर सताता था, तो उनको लगता था स्कूल जाऊंगा, काम तो किया नहीं है, मुझे मास्टर जी जो हैं वो पीटेंगे। फिर लेखक सोचते चलो रोज़ 15 सवाल कर लूँगा। तो जब ऐसे ही करते करते जो होता था, छुट्टियाँ निकलने लगती थी, कभी 15 सवाल फिर 20 सवाल, इस तरह एक दिन में वो कर भी नहीं पाते थे। तब उन्हें छुट्टियाँ भी बहुत कम लगने लगती थी और दिन बहुत छोटे लगने लगते। अब तो उन्हें जैसे जैसे छुट्टियाँ बीतती जा रही थी वैसे वैसे उनको लगता था अरे छुट्टियाँ तो ख़त्म होती जा रही हैं, दिन कम होते जा रहे हैं। और उनको लगता था अरे दिन बहुत छोटा होने लग गया है। और स्कूल का जो डर था वो भी बढ़ने लगता था कि स्कूल जाऊँगा अब क्या होगा। तो ऐसे में जो लेखक थे वो पिटाई से डरने के बावजूद भी उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करते थे। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो छुट्टियों में काम नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो वो यही सोचते थे अरे मास्टर जी करेंगे क्या, अधिक से अधिक पीटी तो लेंगे, इसके अलावा क्या कर लेंगे, छुट्टियां तो कभी कभी मिलती हैं, चलो खेल लेते हैं। तो ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद भी, पिटाई से डर बहुत लगता था हालांकि, लेकिन उन लोगों की भांति जो और बच्चे थे उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करते थे, जो छुट्टियों में काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटना ही अधिक बेहतर समझते थे। उनको लगता था मास्टर जी से पिट लो, क्या जाता है, इतना टाइम मिल रहा है खेलने का, ऐसा टाइम तो कभी मिलेगा नहीं। तो जो लेखक थे वो भी यही सोचने लगते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको बताना है कि जो पीटी सर थे वो कैसे थे। तो पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि पीटी सर प्रीतम चंद बहुत सरल अध्यापक थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो वो हालांकि बहुत डांटते थे बच्चों को, लेकिन अंदर से वो बहुत कोमल हृदय थे। तो पहले हम लिखेंगे बाह्य व्यक्तित्व, मतलब बाहर से देखने में वो कैसे थे, क्या करते थे वो। तो पीटी सर अर्थात उनका नाम था प्रीतम चंद, जो थे वो ठिगने कद के थे, लंबे नहीं थे। उनका शरीर जो था वो दुबला पतला था पर कठीला था। उनका चेहरा जो था वो चेचक के दागों से भरा हुआ था। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, बहुत तेज आंखें थीं उनकी। तो वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजों वाले बूट पहनते थे और उनके बूटों की जो ऊंची एड़ियाँ थीं उनके नीचे खुरियाँ लगी रहती थीं और बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरों वाले कील ठुके रहते थे। अब हम देखते हैं कि उनका आंतरिक व्यक्तित्व कैसा था। तो वो कुशल अध्यापक थे। तो प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे और वो 4ठी कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वो मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर बल दिया करते थे। तो वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा देते थे। तो वो कुशल प्रशिक्षक थे और वो छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके इस प्रशिक्षण से जो बच्चे थे बहुत प्रसन्न रहते थे और वे उस पर छात्रों द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए प्रशंसा करते थे, उनको शाबाशी भी देते थे। फिर है कठोर अनुशासन प्रिय। जो प्रीतम चंद थे कठोर अनुशासन प्रिय होने के कारण बहुत ही कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। अनुशासन प्रिय थे तो वो कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। वे छात्रों को भयभीत रखते थे, डरा कर रखते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला देता था तो वे उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना करते समय भी वे अनुशासनहीन छात्रों को दंडित किया करते थे। फिर है कोमल हृदयी। तो प्रीतम चंद्र हालांकि बाहर से बहुत कठोर थे किंतु अंदर से बहुत कोमल थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर में तोते पाल रखे थे। वे उससे बात करते थे, उसे भीगे हुए बादाम भी खिलाया करते थे। इसके अलावा वो छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर जो शाबाशी देते थे उससे हमें पता चलता है कि वो कोमल हृदयी थे। आपका अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए
पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जो पाठ में बताया गया है कि बच्चों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता था और वर्तमान में क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर होगा कि सपनों के से दिन पाठ में बताया गया है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए क्या किया जाता था। उनको कठोर यातनाएं दी जाती थी, उनको डरा धमका कर रखा जाता था। उस समय के स्कूल के छात्र पीटी सर जो थे उनसे बहुत डरा करते थे और वे भय और आतंक के पर्याय थे। तो बच्चों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अध्यापक की बात सुनकर बच्चे थे वो थर थर काँपते थे, मतलब बहुत अधिक अनुशासन में रखा जाता था उनको। जो पीटी सर थे उनके व्यवहार के लिए खाल खींचते जैसे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मतलब वो इतनी बुरी तरह मारते थे कि खाल खींच जाती थी, यानी कि वो बहुत बुरी तरह पीटते थे। खाल खींचना मतलब बहुत बुरी तरह पिटाई लगाना। तो अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह से गलत मानी जानी चाहिए। तो अनुशासन की ये युक्ति जो है, इस तरह से बच्चों को अनुशासित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार से प्रेम से समझाना चाहिए। तो वर्तमान समय में अनुशासन के लिए इस प्रकार की युक्ति अपनाने की मनाही है। इस तरह की जो युक्ति है वो नहीं अपनाई जाती आजकल। तो अदालत ने भी शारीरिक दंड पर रोक लगा दी है। तो अदालत ने भी कहा है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को नहीं मार सकते, कि छात्रों को मारना पीटना अब क्या है, कानूनी अपराध बन चुका है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करता है, जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो आजकल बच्चों को सज़ा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, तो बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें समझाया बुझाया जाता है और इस तरह से उनको अनुशासन में रखा जाता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। तो यहाँ पर कहा गया है हमारी जो बचपन की यादें होती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, लेकिन जो स्कूल की यादें होती हैं, बहुत ही खट्टी मीठी जो यादें हैं वो हमें बहुत भाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आपके स्कूल की जो खट्टी मीठी यादें हैं अब तक के जीवन की, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपकी जो भी यादें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे बचपन की और विशेषकर स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादें मन को गुदगुदाती रहती हैं। तो ये यादें सभी की निजी होती है, अपनी होती हैं। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही यादें हैं जो मेरे साथ हैं। तो मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मेरी माँ किसी वजह से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया और बिना लंच लिए स्कूल पहुँच गई। तो मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो मेरी जो मैडम थी, अध्यापिका थी, उन्होंने खूब डांटा। फिर आधी छुट्टी में मुझे अध्यापिका ने खिड़की के पास खड़ा पाया तो उन्होंने मेरी डांट लगा दी। अगले पीरियड में मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि अध्यापिका मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। वो सोच रही होंगी देखो मैंने काम भी नहीं किया। फिर मैं अध्यापिका से कक्षा में उनसे मिलने गई तो उन्हें देखते ही क्या हुआ, मेरा रोना छूट गया। फिर उन्होंने वजह पूछी, उन्होंने पूछा भाई रो क्यों रही हो। तो मैंने रोते रोते उन्हें अपना जो कारण था वो बताया कि मेरी माताजी घर पर नहीं है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और मुझे अपने डिब्बे से खाना भी खिलाया। आज भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो अध्यापिका के प्रति भाव विभोर हो उठती हूँ। तो मुझे अपने स्कूल के जीवन की जो ये घटना है बहुत याद आती है कि किस तरह से मैडम ने बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया था। तो आपकी जो भी याद हैं अपने बचपन की, स्कूली जीवन की, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों आवश्यक है, ज़रूरी है। आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जो बच्चे हैं अगर खेल रहे हैं तो उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो आप ऐसे कौन से नियम कायदे कानून बनाएंगे जिससे अभिभावक को आपके खेल पर आपत्ति नहीं होगी। ऐसा आप क्या करेंगे कि जो अभिभावक हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो आपको खेलने के लिए भेज देंगे। तो आंसर होगा कि खेल प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए आवश्यक होता है। तो खेल की बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में अहम भूमिका होती है। तो खेल खेलने से क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो खेल बच्चे की सोच को विस्तृत तथा विकसित करते हैं। इससे हमारी जो सोच होती है वो विस्तृत होती है, विकसित होती है।
इनसे बच्चों में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है। तो हम जब खेलते हैं तो क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं, हम सबके साथ खेलते हैं तो सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है। सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो खेलने से क्या होता है, बच्चे में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की होड़ और दौड़ में भाग लेने की इच्छा पैदा होती है। खेलने से उनको लगता है कि किस तरह से हम प्रतियोगिता में आगे रहें। उनके अंदर ये भावना आती है कि हमें हमेशा आगे रहना है। तो खेलों में भाग लेने से बच्चों का और अपने देश का नाम रोशन होता है। तो खेलों में भाग लेने से जो बच्चा होता है वो अपना और देश का नाम रोशन करता है। तो मैं अपने अभिभावकों के लिए वही नियम और कायदे अपनाऊंगा जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उनको ये ना लगे कि मैं सारा टाइम खेलता रहता हूं और पढ़ता नहीं हूं। इसलिए मैं समय पर खेलूंगा और समय पर खेलकर वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन खेलता रहूं, पढ़ूँ ना। तो खेलने के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगा। मैं खेलने में उतना ही समय खर्च करूंगा जितना आवश्यक होगा। मतलब मैं केवल वही नियम कायदे अपनाऊंगा जिनसे मेरे अभिभावकों को सुख शांति मिलेगी। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ खेलकर, बल्कि उनको अच्छा लगेगा कि मैं टाइम पर खेलता हूँ और टाइम पर पढ़ भी लेता हूँ। आपका लास्ट चैप्टर है टोपी शुक्ला। इसके देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। तो जो इफ़न है वो टोपी शुक्ला की जो कहानी है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, किस तरह से वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब उसके बिना कहानी अधूरी क्यों लगती है। तो उत्तर होगा कि इफ़न टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ ही हुई थी। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इफ़न के बिना टोपी की कहानी को समझा नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। तो इफ़न के बिना इस हम कहानी को सोच भी नहीं सकते। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की जो कहानी है वो अधूरी है क्योंकि टोपी शुक्ला की जो पहली दोस्ती हुई थी वो इफ़न के साथ हुई थी और इफ़न के बिना टोपी शुक्ला का जीवन अधूरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। पीहर मतलब अपने मम्मी पापा के यहाँ क्यों जाना चाहती थी। तो आंसर होगा कि इफ़न की दादी पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो जमींदार परिवार की बेटी थी। उनके पीहर में बहुत घी, दूध, दही की भरमार थी, बहुत अधिक था ये सब। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में उनकी शादी हो गई लखनऊ के मौलवी से। तो मौलवी के यहाँ शादी हुई तो क्या हुआ, जो मौलवी साहब थे उनके पति थे, वहाँ पर उनको उनके नियंत्रण में रहना पड़ता था। जैसा वो कहते थे उनको वैसा ही करना पड़ता था। तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो आज़ाद नहीं है, अपनी इच्छा से वो जी नहीं पाती थी। और पीहर जाने पर वो स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और वहाँ जाकर वो जी भरकर दूध दही खाती थी। यही वजह है कि उनका मन हर समय पीहर जाने को तरसता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा को पूरा क्यों नहीं कर पाई। तो आंसर हुआ कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दादी का विवाह हुआ था एक मौलवी परिवार में और मौलवी परिवार में विवाह होने के कारण वो शादी में नाच नहीं सकती थी क्योंकि मौलवियों में शादी विवाह के समय जश्न मनाने या गाने बजाने का रिवाज नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था, जो मौलवी लोग होते थे वो किसी की भी शादी विवाह होते थे तो उसमें औरतों को इजाज़त नहीं देते थे इस तरह का जश्न मनाने की। तो यही कारण था कि इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की जो इनकी इच्छा थी उसको पूरा नहीं कर पाई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब टोपी ने अम्मी शब्द बोला तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई, उनका क्या रिएक्शन हुआ। तो आंसर होगा कि टोपी शुक्ला के घर वाले जो थे वो आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द जो है वो मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना गया तब घर वालों के तो होश ही उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी, उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी शब्द इसने कहाँ से सीखा। तो उनकी संस्कृति के विपरीत यह शब्द घर में कैसे आ गया, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफ़न के घर सीखा है तो उसकी माँ और दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो आंसर होगा कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन वैसे तो कोई भी महत्व का नहीं है, लेकिन यह दिन टोपी के जीवन में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी तारीख को मतलब 10 अक्टूबर सन 45 को क्या हुआ था, इरफान के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया था। तो यह तबादला इरफान की दादी के देहांत के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। तो इरफान की दादी का देहांत हो गया और जो पिता थे उनका भी तबादला हो गया। तो जो टोपी था बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि इरफान के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की थी। तो इरफान भी चला गया और जो नए कलेक्टर आए थे उनके 3 बेटे थे, लेकिन किसी ने उससे दोस्ती नहीं की। तो वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। तो ये जो 10 अक्टूबर सन 45 का दिन था, इसीलिए टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन उसके पिता का, जो उसका दोस्त था, उसके पिता का तबादला हुआ था, उसका दोस्त चला गया था, अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। आपका अगला प्रश्न है कि टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही। तो टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात इसलिए कही थी क्योंकि टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह हमेशा टोपी को डांटती रहती थी और कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी। तो बच्चे जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ उन्हें प्यार मिलता है वहीं जाते हैं। तो टोपी की दादी परंपराओं से बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू थीं। वे टोपी को इरफान के घर जाने से भी रोकती थी। दूसरी ओर इरफान की जो दादी थी वो बहुत नरम स्वभाव की थी और वो बच्चों पर बिल्कुल क्रोध करना नहीं जानती थी। इसी स्नेह के कारण, इसी प्यार के कारण टोपी इरफान से अपनी दादी बदलने की बात करता है। वो क्या कहता है कि तुम मेरी दादी ले लो, मैं तुम्हारी दादी ले लूँ। उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी। तो इरफान की जो दादी थी उनकी बोली में भी बहुत मिठास थी, तो उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी। यही वजह है कि टोपी जो होता है वो इरफान से दादी बदलने की बात कहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। तो आंसर होगा कि पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था, क्योंकि प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, अपनी बाजी तथा छोटी बहन से भी था, पर ये सभी उसे कभी कभार तो डांट ही देते थे। लेकिन जो इरफान की दादी थी वो उसे कभी नहीं डांटती थी। दादी ने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। वह रात को उसे तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाया करती थी, इसलिए वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा। तो इरफान की दादी के देहांत के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा। तो आंसर होगा कि इरफान की दादी जो थी बहुत स्नेहमयी थी, मतलब हर किसी से उन्हें बहुत प्यार था। वह टोपी को बहुत दुलार करती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। टोपी को भी स्नेह व अपनत्व की ज़रूरत थी। जो टोपी था वो भी चाहता था कि कोई उसको चाहे, कोई उसको प्यार करे, क्योंकि उसे अपने घर में तो हर कोई डांटता ही रहता था। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था वह अधिकतर उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश किया करता था, क्योंकि उस घर में वही उसे सबसे अच्छी लगती थी। तो दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए वहाँ कोई नहीं था। टोपी को वह घर खाली लगने लगा, क्योंकि इरफान के घर का केवल एक आकर्षण था, दादी, जो अब नहीं रही, जो टोपी के लिए ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनके घर में जो दादी थी वही उसके आकर्षण का केंद्र थी और वो अब नहीं थी, उनका देहांत हो चुका था। इसी कारण टोपी को इरफान की दादी का देहांत जो हुआ था उसके बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। इसी कारण टोपी को इरफान की दादी के देहांत के बाद उसका घर खाली खाली सा लगने लगा, क्योंकि इरफान की दादी ही थी जिनके पास वो बैठता था, जो उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। अब वो नहीं थी तो उस घर में कोई भी नहीं था जो उसके पास बैठे, उसको कहानियाँ सुनाए। तो यही वजह थी कि इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा लगने लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे। तो एक तो हिंदू था, एक मुसलमान था, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इस कथन के आलोक में, प्रकाश में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर होगा कि बच्चा जो होता है कोमल और निष्कपट स्वभाव का होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, छल कपट नहीं होता उसके अंदर। तो उसके लिए मजहब और जाति का कोई महत्व नहीं होता है। जो अच्छा लगता है उसके पास चला जाता है बच्चा, तो वह तो इन सब बातों से अनजान होता है। तो उसे जहाँ भी प्यार और ममता मिलती है उसी ओर बरबस आकर्षित हो जाता है, अचानक से उसी ओर आकर्षित हो जाता है, जहाँ उसको प्यार मिलता है वहीं चला जाता है। इसलिए तो इरफान की दादी का स्नेह और ममता
टोपी को मजहब और जाति की दीवारों के पार अपनी ओर खींच लेती है और दोनों अनजान होते हुए भी एक अटूट रिश्ते में बंध जाते हैं। तो टोपी और इरफान की जो दादी थे, हालांकि अलग अलग मजहब और जाति के थे, लेकिन फिर भी अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। ये अटूट रिश्ता कौन सा था? यह अटूट रिश्ता था प्यार का रिश्ता। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इरफान की जो दादी थी वो टोपी को तरह तरह की कहानी सुनाती थी, अपने पास बिठालती थी, बहुत प्यार से बोलती थी। और जो बच्चे होते हैं वो कोमल होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता, उन्हें जहाँ प्यार मिलता है वहीं चले जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कौन सा धर्म है, कौन सी जात है, वो हर किसी को अपना समझते हैं। तो यही वजह है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर उनमें एक अनजान अटूट रिश्ता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो आंसर होगा कि टोपी ज़हीन अर्थात बहुत तेज़, होशियार और मेहनती बच्चा था, किंतु फिर भी वो 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये था कि पहले साल तो वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि घर के सदस्य उससे अपने अपने काम करवाते थे, तो उसे पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था। और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, इस वजह से वो पास नहीं हो पाया। तो एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को निम्नलिखित भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो वो अकेला पड़ गया, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो 10वीं कक्षा में चले गए थे और इसमें उनका कोई भी नया दोस्त नहीं बन पाया था। वह शर्म के कारण किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं कर पाता था। वह अध्यापकों की हंसी का पात्र होता था। अध्यापक जो थे वो भी उसकी मजाक बनाते थे, क्योंकि कक्षा में आने पर अध्यापक कमज़ोर लड़कों के रूप में उसका उदाहरण देते और उसे अपमानित करते हुए व्यंग करते थे। तो कक्षा के जो छात्र थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे। में एक प्रश्न था कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाने चाहिए? तो आंसर होगा कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ आवश्यक बदलावों की आवश्यकता है। तो जो सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि किसी भी छात्र को एक ही कक्षा में 2 बार फेल नहीं करना चाहिए, दूसरी बार उसे अगली कक्षा में बैठा देना चाहिए। छात्र जिस विषय में पास नहीं हो रहा है उसे उससे हटा दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो बच्चा है उसे एक सब्जेक्ट बहुत कठिन लग रहा है और उसको वही सब्जेक्ट दिलाया जाए, तो उसको वो सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, उससे हटा देना चाहिए। विषय चुनाव की छूट मिलनी चाहिए, जिसको जो विषय लेना है वो ले लेना चाहिए, जिसको जिसमें रुचि है। और बच्चों को अंकों के आधार पर नहीं अपितु ग्रेड के आधार पर अगली कक्षा में भेजना चाहिए, ताकि वह अपनी स्थिति पहचान कर मेहनत कर सके। नंबर नहीं देने चाहिए, ग्रेड मिलना चाहिए। और अध्यापकों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपमानित ना करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी मदद करें। फिर आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि इरफान की दादी के मायके का जो घर था वो कस्टोडियन में क्यों चला गया? मतलब जो उनका घर था मायके का वो कस्टोडियन मतलब सरकारी कब्जे में क्यों चला गया? तो आंसर हुआ कि इरफान की दादी जो थी वो पूर्वी राज्य की रहने वाली थी, लेकिन वह विवाह के बाद लखनऊ आ गई थी। तो विभाजन के समय उनके मायके के जो लोग थे वो भारत में अपना घर छोड़कर कराची मतलब पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए दादी का जो घर था वो लावारिस बनकर रह गया। अब जब कोई चीज़ लावारिस होती है तो उसका जो वारिस होता है वो सरकार होती है। कोई भी चीज़ लावारिस है, कोई भी मकान है, कुछ है, तो वो अगर उसका कोई वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो चीज़ कस्टोडियन में चली जाती है, कस्टोडियन का कब्जा हो जाता है, मतलब सरकारी कब्जे में चली जाती है। तो यही वजह है कि दादी का जो मायके वाला घर था वो उस पर कस्टोडियन का कब्जा हो गया। तो इरफान की दादी पूर्वी राज्य की रहने वाली थी, लेकिन वह विवाह के बाद लखनऊ आ गई थी और विभाजन के समय उनके मायके के जो लोग थे वो भारत छोड़कर अपने घर को छोड़कर वो कराची पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए दादी का जो घर था उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए दादी का जो मायके वाला घर था वो कस्टोडियन में चला गया, उस पर सरकारी कब्जा हो गया। तो ये थे आपके तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।